बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टेड पाकिस्तानी के फोरम से मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया बरदास। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम गुलाम अब्बास है और वो गोड की सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक यूट्यूबर भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं। इसके अलावा वो बहुत अरसे से लोगों को काउंसलिंग भी बिजनेस के सिलसिले में कर रहे हैं। और बाकी तारफ के लिए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो खुद अपना तारफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। सर मैं मैंने आप डिस्ट्रिक्ट गोड जी 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 आप तारफ करवाएं अपना। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। मेरी कास्ट चद्दड़ है। मैं डिस्ट्रिक्ट गोड की मीरपुर माथिल सिटी में रहता हूँ। मेरा काम है लोगों को यूट्यूब पे आके दिखाना कि कारोबार कैसे होता है या चीज़ें कैसे बनती हैं। जैसे सर्फ साबुन हो गया या बहुत सी चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ और उसके बारे में बताता भी हूँ और चीज़ें वो लोगों को देता भी हूँ। जैसे सेल भी करता हूँ, लोग मेरे से वो ख़रीदते भी हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बताता चलूँ कि पहले मैं जो है यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था, तो मैं फेसबुक पे वीडियो देखता था शाहिद हुसैन जोए की, जो खानेवाल का है। तो उसकी वीडियो देखता था तो शाहिद हुसैन जोए के पास में चला गया खानेवाल। वहाँ पे मैंने देखा कि यूट्यूब की कितनी ताकत होती है, वीडियो की कितनी ताकत होती है। तो रूबरू जाके शाहिद हुसैन जोए से मैं मिला। फिर मेरा ज़हन बन गया कि ये काम मुझे भी करना चाहिए, ये आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो शाहिद हुसैन जोए ने मेरी पूरी हेल्प की, पूरी सपोर्ट की मुझे। तो मैंने वहाँ से सर्फ़ का जो है सेटअप लिया अपने लिए। तो मैं साथ-साथ सेटअप सर्फ़ का चलाता रहा, तो उसकी वीडियो भी अपलोड करता रहा। मगर जो कारोबार मैं खुद नहीं कर रहा था तो लोगों के पास गया, जैसे साबुन वाले के पास गया या हवाई चंपल वालों के पास गया या कोई और काम के लिए जो भी दोस्त काम करते थे तो उनके पास गया कि आप ये चीज़ें कैसे बना रहे हो, मैं अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बना के भेजूँ जैसे वो भी ये चीज़ें बनाएँ। तो ऐसे मेरा सिलसिला चलता रहा। मुझे 16 माह हो गए हैं। 16 महीनों में मैंने तकरीबन 5 से साढ़े 500 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। मगर चैनल मेरा अभी तक मोनेटाइज नहीं है। फिर भी मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूँ। वो कैसे कमा रहा हूँ वो भी आपको बताता चलूँ। जैसे मैं किसी सर्फ के हवाले से वीडियो बनाई तो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं और मेरे से रब्ता करते हैं, मेरे साथ मिलने आते हैं। तो कहते हैं ये भाई फैक्ट्री मुझे भी लगवा के दो। अपना जैसे सर्फ की हो गई, साबुन की हो गई, वही हवाई चंपल की हो गई, वो मशीनें मैं खुद बनवाता हूँ। अपनी मैं खुद बनाता नहीं हूँ मगर बनवाता हूँ, किसी से मेरा ठेका दिया हुआ है। तो वो लोगों को मैं सेल करता हूँ मशीनें, तो वहाँ से मुझे अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। इतने तरफ की अपना फैक्ट्री से मुझे नहीं बचते पैसे जितने मुझे मशीनें बेचने से मिल जाते हैं। इतने मुझे यूट्यूब पैसे नहीं दे सकता जितने मैं वो चीज़ें बेच के कमा रहा हूँ। जी तो बहुत हैरत हुई मुझे ये सुन के कि सिर्फ 16 महीने में आपने इतनी ज़्यादा वीडियोस बना ली हैं और इतना ज़्यादा माशाल्लाह आप कामयाब भी हैं। इसका मतलब है कि लोग दिलचस्पी लेते हैं, यानी सीखना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? जी, मुझे रोज़ पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से कॉलें आती हैं, 20 से 30 कॉलें आती हैं मुझे एक दिन में। कभी 5 भी आते हैं, कभी 50 कॉलें भी मुझे आती हैं। तो जो है लोग वो सीखना चाहते हैं। मैं उनको वीडियो के थ्रू सिखाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा सेटअप बनाऊँ जहाँ पे मशीनें मैं रखूँ, लोग आएँ मेरे साथ जुड़ें और आके देखें, प्रैक्टिकली देखें कि टॉफ़ी कैसे बनती है, उसको कैसे पैक किया जाता है या हवाई चंपल कैसे बनती है या सर्फ़ कैसे बनता है। वो चीज़ें मैं अपना जो है वहाँ पे मशीनरी रखूँ, लोग आके सीखें। लोग जो है ना कारोबार बड़ा करना चाहते हैं मगर उनको कोई मिलता नहीं है। मैं स्पेयर पार्ट के बारे में भी बहुत बताता हूँ क्योंकि 10 साल का मेरे पास तजुर्बा है स्पेयर पार्ट का। तो मैं ज़्यादातर अभी जो है मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट की वीडियो बनाता रहता हूँ। जो स्पेयर पार्ट जैसे शॉप हो गई या इसको एक आइटम को लेके इसको कैसे होलसेल करना है और 10,000 15,000 के जो है आइटम लेके इसको कैसे होलसेल मार्केट में करना है, उससे कैसे हमें पैसे जो है कमाने हैं, वो भी वीडियो आजकल मैं बना रहा हूँ। मगर लोग बहुत जुड़ते जा रहे हैं, मेरा शौक और भी डबल होता जाता है। जैसे आज मुझे 5 कॉलें आई तो कल मुझे 10 आ जाती हैं, 7 आ जाती हैं, 8 आ जाती हैं।
تو لوگ کام کرتے ہیں، پھر وہ کام کر کے وہ ویڈیو اپنا جو ہے مجھے بھیجتے ہیں کہ بھائی جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں، مگر جو ہے نا پیسے کمانے سے، جو پیسے تو ہر کوئی کما سکتا ہے، مگر یوٹیوب کی طاقت اتنی بڑی ہے۔ پرسوں میں سویا پڑا تھا تو ایک بندہ مجھے کال کر کے اپنا کہنے لگا کہ عباس بھائی کیسے ہو، وہ پاکستان کا نمبر نہیں تھا، باہر کا نمبر تھا، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کے لیے کون سی دعا مانگوں؟ میں نے پوچھا بھائی آپ کون ہو، آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہتا ہے میں آپ کو ویڈیو کے تھرو پہچانتا ہوں۔ ویڈیو کی اتنی طاقت ہے، لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کا بھائی ہو، عزیز ہو، ابو ہو، وہ یہ ایسے کر سکتا ہے، کعبے کے آگے جا کے اپنے عزیز کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ تو لوگ ایک دن بھی نہیں ملے ہوئے تو ویڈیو کی اتنی طاقت ہے، لوگ اتنا پیار کرتے ہیں۔ جی بالکل، کیوں نہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ خلوص کے ساتھ ان کو سکھا رہے ہیں تو وہ بھی تو آگے سے آپ کو رسپانس دیں گے۔ یہ تو وہ ایک ویور تھا جس نے آپ کو کہہ دیا، باقی ویورز نے تو پتہ نہیں کتنی دعائیں آپ کو ملی ہوں گی، کتنے گھرانوں کا مسئلہ حل ہوا ہوگا۔ واقعی یہ چھوٹا بزنس سٹارٹ کر کے پھر بڑے کی طرف جانا، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو آپ کو اس کا خیال کیسے آیا؟ اصل میں میرا کاروبار پہلے جو اسپیئر پارٹ کا تھا، کچھ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے میرا کاروبار وہ ڈوب گیا تھا، تو میں گھر آ گیا تھا، صرف زیرو پہ آ گیا تھا، تو میں ویڈیو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا یار کون سا ابھی کاروبار کروں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہے کہ 15-20 لاکھ پھر اسپیئر پارٹ کا میں کاروبار شروع کروں۔ تو مجھے صرف کا کام سمجھ آیا، میں ویڈیو دیکھنے لگا تو میرا ذہن بنا کہ میں صرف کا کاروبار کروں۔ پھر جیسے دوست ملتے ہیں تو ایسا ہی خود بندہ بن جاتا ہے۔ مجھے جو بھی بنایا آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ شاہد حسین جوئے کی مہربانی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آج میں اپنا دنیا مجھے پہچان رہی ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، سارا کچھ یہ شاہد حسین جویا کا دیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر شاہد حسین جویا صاحب کو دعائیں دیتے ہوں گے، جس طرح آپ کو دعائیں مل رہی ہیں اس طرح شاہد حسین جویا صاحب کو بھی زیادہ ملتی ہوں گی۔ بالکل تو بالکل، میں ج... تو میں جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں تو شاہد حسین جوئے کی بات ہی چلتی ہے۔ بالکل، واقعی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، میں خود بھی ان کی بہت زیادہ فین ہوں اور چاہتی ہوں انشاءاللہ میں ان سے بھی انٹرویو کروں گی۔ تو ابھی آپ کے پاس کوئی مستقل ایسی جگہ جس طرح شاہد حسین جویا صاحب نے بنائی ہے جس میں وہ باقاعدہ کلاسز لیتے ہیں، کیا آپ بھی اسی طرح لے رہے ہیں؟ جی میں فی الحال نہیں دے رہا کیونکہ میری ویڈیو اتنی وائرل نہیں ہے، میری تقریباً 20 ویڈیو ہوں گی جو وائرل ہیں، 550 سے 600 ویڈیو جو بنا چکا ہوں، کیونکہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ابھی تک مجھے لوگ اتنا نہیں پہچانتے، مگر میں نے جگہ لی ہوئی ہے، میرے گھر کے ساتھ ہی ایک بڑی جگہ پڑی ہے، میں نے اپنا ذہن ایک بنایا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے بنانا ہے، یہاں پہ مشینری جو ہے رکھنی ہے، اپنے لیے جو بیٹھک ہوتی ہے اس کو میں نے آفس کرنی ہے، یہ ذہن سارا کچھ بنایا ہوا ہے میں نے، مگر میری کچھ ویڈیو اور وائرل ہوں، پھر انشاءاللہ جیسے لوگ جڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ شاید جو ہے جیسا تو ہم کام نہیں کر سکتے مگر اس کی کاپی کریں گے۔ نہیں بالکل، کیوں نہیں؟ کاپی کرنا بھی اچھا ہے کیونکہ جہاں وہ نہیں پہنچ سکتے وہ اس علاقے کو آپ کور کریں گے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے ابھی یہ جو آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہو رہی تو کیا آپ اس کے لیے اسپانسر وغیرہ کریں گے یا ویسے ہی دوستوں کے ذریعے یا کوئی نیٹ ورک یوز کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے کبھی کوئی نیٹ ورک یوز نہیں کیا، آہستہ آہستہ لوگ جڑتے جاتے ہیں، جیسے ٹائم تھوڑا بڑھے گا، ابھی 15-16 ماہ ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، کم سے کم 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں، مجھے پتا ہے ایک دن میں وائرل ہوں گا، بڑا وائرل ہوں گا، مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے، میں کوئی ایپ وغیرہ یا کسی کو لنک بھی شیئر میں نہیں کرتا۔ جی بالکل، آپ نے تو مجھے بھی لنک نہیں دیا لیکن آپ کو دینا چاہیے، اس طرح تو آپ لنک نہیں دیں گے تو مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ یوٹیوبر بھی ہیں، تو آپ دیا کریں نا، سب کو لنک لگایا کریں۔ تو ابھی آپ کا آگے جو ہے اسی کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے یا اپنی کوئی فیکٹری لگانے کا ارادہ ہے؟ اصل میں میرا اپنا جو سیٹ اپ ہے بہت زبردست سیٹ اپ ہے، ایک تو میں نے مرغی کا شیڈ بنایا ہوا ہے، کنٹرول شیڈ جس کو بولتے ہیں، بڑی لیول پہ نہیں ہے، چھوٹی لیول پہ 12,000 کا۔ دوسرا جو ہے میرا طرف کا کاروبار بھی ہے اور میرے بہت کام ہیں چھوٹے بڑے، مگر میں ابھی جو میرا اپنا ذہن ہے اور میرا شوق ہے صرف بزنس سینٹر ہی بنانا ہے، مجھے بزنس سینٹر بنانا ہے، اور میرے پاس سارا کچھ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، میں بہت سیٹ ہوں،
آگے میں فیکٹریاں وغیرہ جو ہے لوگوں کو کھول کے دوں گا، اپنی مجھے فیکٹری کھولنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، کیونکہ میرا سیٹ اپ بہت اچھا ہے اور میں بہت بزی ہوں ابھی۔ تو آپ نے اپنے ساتھ پھر ورکرز بھی رکھے ہوں گے جس طرح شاہد صاحب نے رکھے ہیں؟ کتنے جی ورکرز میں آپ کے نے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اصل میں شاید جو ہے اور میرے کام کرنے کا تھوڑا طریقہ کار جو ہے نا علیحدہ ہے۔ میں جو فیکٹری کھولتا ہوں، جو کاروبار کرتا ہوں، وہ کسی کو کر کے دیتا ہوں، جیسے بھائی یہ سارا کچھ آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے شام کو مجھے جو ہے میسج کرنا ہے، واٹس ایپ پہ ڈیٹیل دینی ہے کہ آج یہ سیل ہوئی، یہ کام ہوا، یہ منافع ہوا۔ یا کوئی کسی کو 15 دن میں، کسی کو مہینے میں حساب لینا پڑتا ہے، مگر ایسے نہیں ہے کہ میں نے نیچے کوئی ورکر میرے ہیں، میرے نیچے ورکر نہیں ہے، جو میرے ساتھ فیکٹری میں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ میرے جو ورکر ہوتے ہیں رابطہ بھی نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر تو یہ کافی اچھا کام ہے، اس لحاظ سے تو آپ کو آسانی بھی ہوتی ہوگی۔ شاہد صاحب کو تو مطلب اپنے ورکرز کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، تو یہ طریقہ طریقہ کیسے سیکھ لیا آپ نے؟ بس ایسے ہی زندگی نے سکھا لیا، کچھ دھوکے کھا کھا کے، جیسے پارٹنرشپ کی کہیں سے دھوکا ملا یا بندے صحیح نہیں ملے۔ ابھی جو ہے نا میرا کاروبار کرنے کا تھوڑا علیحدہ طریقہ ہے، جیسے لوگ اپنے ملازم رکھتے ہیں، میں ملازم نہیں رکھتا، میں دیتا ہوں ٹھیکے پہ ہر چیز، یا ٹھیکے پہ دیتا ہوں یا کمیشن پہ دیتا ہوں۔ بھائی یہ سیل ہے، یہ چیز ہے، آپ کو سیل کرنی ہے، یہ 8 روپے کی ملے گی، آپ کو 10 روپے میں سیل کرنی ہے۔ میں کسی کو مہینے پہ تنخواہ نہیں دے سکتا، اور نہ تنخواہ اپنا جو ہے وہ لیتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو ایسے ہی منافع زیادہ مل جاتا ہے۔ میرا مرغی کا کاروبار ہے، اس کے ساتھ بھی میں میری یہی ہے، شاپ ہے میری مرغی کی، اس کے ساتھ بھی ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ بھائی اتنے آپ نے رکھنے ہیں، اتنے مجھے دینے ہیں، ڈیلی کوئی حساب کتاب نہ ہو یا پیسوں کا جھنجٹ نہ ہو، ٹھیکے داری سسٹم ہے۔ تو یہ جو مرغیوں کا شیڈ آپ نے بنایا ہے، یہ بزنس کیا یہ پولٹری فارم والا سسٹم ہے یا کوئی الگ سسٹم ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں شیڈ ہے نا وہ، تو یہ پولٹری فارم والے اس سسٹم سے ہی بن رہے ہیں یا الگ سے؟ اور نسل کون سی مرغیوں کی آپ استعمال کرتے ہیں؟ پہلے تو مرغی جو کھانے والی عام مرغی ہوتی ہے، مرغی کا گوشت لیتے ہیں، عام شیڈ ہوتے تھے جو اوپن جس کو بولتے تھے، جو جس کو جالیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ شیڈ تھے، اور اس میں جو ہے ہم خوراک ان کو جا کے دینی پڑتی تھی یا پانی ان کو بھر کے رکھنا پڑتا تھا، اس کو بولتے تھے اپنا فارم، جس کو فارم بولتے ہیں، وہ فارم بولتے تھے۔ ابھی جدید دور آ گیا ہے، تو ابھی اس کو بولتے ہیں کنٹرول شیڈ، اس میں پانی بھر کے رکھنا نہیں پڑتا، اس کو فیڈ ڈالنی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے گرمی سردی نہیں آتی، کیونکہ وہ اس کا ٹمپریچر مینٹین ہوتا ہے، اس میں جو ہے پنکھے بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، ایل کولر جیسے ہے، ایل کولر آپ جو گھر میں ایل کولر ہوتا ہے، ایسے سمجھو اس کا جو اندر والا حصہ ہے، بیچ والا حصہ ہے، ایسے سمجھو وہ ایسے شیڈ بنا ہوا ہے، ایک سائیڈ پہ آگے پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پچھلی سائیڈ پہ جو ہے اس کو پیڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں جس پہ پانی وغیرہ گرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کنٹرول شیڈ۔ یہ جو ہے لوگ کرتے ہیں، بڑی سطح پہ کاروبار کرتے ہیں، کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں، مگر ہم نے ایک جگاڑ بنایا ہوا ہے جس کو جگاڑ بولیں، کیونکہ ہمارے پرانے شیڈ تھے، ہمارا ابو کا پرانا کام تھا، 30-35 سال پرانا ہمارا مرغی کا کام ہے، جس میں شیڈ نہیں تھے، اوپن کا تھا، تو ہم نے وہ جو ہے اوپن کے شیڈ ان کو توڑ کے ان کو ہم نے کنٹرول شیڈ بنایا ہوا ہے، مگر اس کی چھتیں وغیرہ کچی ہے، دیواریں وغیرہ کچی ہے، جس کو مٹی کی بولتے ہیں، مٹی کی کچی دیواریں میں ہے۔ ہمارا شیڈ، لوگوں کے شیڈ 30,000، کم سے کم 30,000 کے شیڈ ہوتے ہیں، جس میں 30,000 مرغی ہوتی ہے، ہمارے شیڈ میں 12,000 مرغی ہوتی ہے، مگر اس میں ہمیں اچھا خاصا پروفٹ مل جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کے اس میں جو ہے سیل کس طرح ہے؟ اور کووڈ کے بعد کیا یہ کووڈ سے پہلے سے آپ کا شیڈ بنا ہوا تھا؟ کووڈ کے بعد اس میں کوئی فرق آیا کہ مرغیوں کی سیل کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے؟ ایسا کوئی سلسلہ ہے آپ کے یہاں پہ؟ اصل میں ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں سیل کرنی نہیں ہوتی، جا کے ایک ایک دکانداروں کے پاس ان کو مرغی دے کے ان سے پیسے نہیں لینے ہوتے، ہمارا یہ کام ہوتا ہے، ہمارا تقریباً کام کراچی ہوتا ہے، ہماری مرغی کی گاڑی بھی ہے جس میں ہم دوسروں سے مرغی لے کے بھی سیل کرتے ہیں۔ پھر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا صبح کو مارکیٹ پوچھی، مارکیٹ کا میسج آ جاتا ہے، تو پھر بات کر لی کسی اپنا پارٹی سے، 1 سے 2 سے 3 سے،
जितनी पार्टियां अपना समझ में है उनसे बात करते हैं, जहां से रेट हमें समझ आ गया। रेट तो कराची का एक ही निकलता है। फिर क्या होता है, कोई कैश पैसे देने वाले होते हैं, कोई हफ्ते के बाद देने वाले होते हैं, कोई कैसा बंदा होता है, फिर कोई कहता है कि 2 रुपए कम पे मैं लूंगा, जो रेट निकला है उससे 2 रुपए, कोई कहेगा मैं 4 रुपए कम पे, कोई कहेगा उसी रेट पे ही मैं लूंगा जो रेट निकला हुआ है। तो फिर जहाँ पे समझ आ गया तो उसको एक जगह पे माल देते हैं। भाई हमारी पूरी गाड़ी आ रही है 8,000 किलो की, 9,000 किलो की, 10,000 किलो की, फिर उनको हम गाड़ी पूरी माल की देते हैं, तो वो हमें पूरी गाड़ी की पेमेंट देता है। वहां पे जाके हमें एक एक खुडे से हमें पैसे नहीं लेने पड़ते, हम वो जाने अपना खुडे वाले जाने। तकरीबन होता है ऐसे है, जैसे हम गाड़ी अपना उधर खाली करके वापस आते हैं तो हैदराबाद गाड़ी नहीं पहुंचती तो हमारे पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। दूसरी कोविड वाली बात आपने कही, कोविड वाली बात, जब नया कोविड आया था तो वो असर हमारे ऊपर पड़ा था। एक तो जो फीड है, फीड जिसको आप बोलते हैं, अपना चूजे को फीड डलती है, खुराक जो होती है वो महंगी हो गई। दूसरा ये है कि रेट अच्छे नहीं मिले। वो एक दो शेड ऐसे थे, जैसे 35-40 दिन में हमारा शेड निकलता है, तो एक दो शेड ऐसे थे जहाँ से थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ और जो है रेट सही नहीं मिले। मगर मुर्गी में होता ऐसे है कि कभी कभी ऐसे होता है कि 150 रुपये में किलो हमें घर पड़ रहा है तो 100 रुपये में भी बेचना पड़ता है। मगर साल का जब हमें हिसाब करते हैं तो हमें अच्छा खासा बच जाता है। ऐसे है, एक नुकसान हो गया तो दो मुनाफा हो जाते हैं, ऐसे होता है। तो आपके पोल्ट्री फार्म में और आपके उसमें मुनाफा किस में ज्यादा होता है? कंट्रोल शेड में मुनाफा ज्यादा होता है या पोल्ट्री फार्म में, जो वो पुराने जमाने के अभी तक चल रहे हैं? कुछ कुछ इलाकों में तो अभी होंगे ना वो भी, तो उसमें फर्क ज्यादा प्रॉफिट होता है या लॉस इसमें या आप वाले में है? दोनों में जो वाजे फर्क प्रॉफिट के हिसाब से क्या है? असल में ओपन शेड जो थे, ओपन शेड का दौर अभी खत्म हो गया है। पहली बात ये, तो जब हम दाना देते हैं या उसको खुराक मुर्गी को देते हैं तो मुर्गी भूखी होती है, तो मुर्गी आके खाने जैसे हम डालते हैं बर्तन में तो सारी मुर्गियां एक इकट्ठी हो जाती हैं, तो कुछ फीड ज़ाया हो जाती है, कुछ वो खाते हैं। तो उस जो ओपन शेड है उसमें एक बोरी खा के वो अपना 25 केजी गोश्त देती है, जो ओपन शेड है उससे। जब हम कंट्रोल की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक दाना जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो एक दाना ज़ाया नहीं होता तो वो क्या है, हमारा वजन बढ़ जाता है। फिर 33 से 34 जो है किलो हमारी एक मुर्गी देने लगती है, तो उसमें जो है कंट्रोल शेड में ही मुनाफा होता है। ओपन में तो 2,000-3,000 चूजा जो है हमारा वो आएगा ना, कंट्रोल शेड में तो हमारा 12,000, 20,000, 30,000 हमारा चूजा आएगा। जाहिर सी बात है, 3,000 जहाँ पे चूजा होगा वहां पे 12,000 या 15,000 या 30,000 का मुनाफा तो ज्यादा होगा। और दूसरी बात, ओपन जो शेड है उसमें 3,000 मुर्गी हो तो उसमें ही 5 बंदे काम करते हैं, क्योंकि फीड उनको जाके डालनी पड़ती है, पानी भर के रखना पड़ता है। ये जो हमारा 12,000 का शेड है इसमें टोटल 3 बंदे काम करते हैं। एक उसका सुपरवाइजर होता है जो उसको सुपरवाइज करता है, एक दिन की ड्यूटी करता है लड़का, एक रात को करता है। इसमें एक बंदे थोड़े आ गए और हमारा गोश्त भी बढ़ जाता है। तो ये कंट्रोल शेड वाला भी आपने शायद से जोया साहब से सीखा था या कहीं और से सीखा है, ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल इसका? का ये कंट्रोल का शेड का काम है। वैसे मुर्गी का काम हमारा 35 साल पुराना है। तो मुर्गी के बारे में हमें सारा पता था, क्योंकि मैं ऐसे समझो पैदा ही नहीं हुआ था तो अबू ये कारोबार कर रहा था। तो इसका हमें ज्यादा से ज्यादा तजर्बा है, क्योंकि ऐसे समझो मेरे बड़े ने, अबू ने किया हुआ है काम, तो ये शायद उसने जोया से नहीं सीखा, ये अपना ऐसे समझो खानदानी काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिर इसको भी आप लोगों को आगे सिखा सकते हैं, ये नहीं ये उनके लिए नया बिजनेस होगा। जी, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे। मैंने तकरीबन 20 से 25 वीडियो कंट्रोल शेड की मैंने डाली हुई हैं, कि भाई कोई कंट्रोल शेड का काम करना चाहता है तो मेरे से रब्ता करे। मैंने अपने कंट्रोल शेड की वीडियो जाके बनाई हुई है, कैसे कच्चा शेड है, जैसे मेरा है वैसे मैंने बनाई है, तो लोग रब्ता करते हैं, शेड के बारे में भी पूछते हैं। तो आप सिर्फ मुर्गियां ही पालते हैं या इसके अलावा और कोई, जैसे आज के शुतुरमुर्ग पालते हैं या मुख्तलिफ किस्म के और परिंदे भी उसमें शामिल करते हैं? क्या कंट्रोल शेड में दूसरे परिंदे हो सकते हैं या सिर्फ मुर्गियां ही होती हैं? कंट्रोल शेड में इतनी सख्ती होती है कि कंट्रोल शेड गांव के साथ भी ना हो, कहीं बाहर हो, क्योंकि वहाँ पे परंदे वगैरह हैं तो उनको जो बीमारी वगैरह होती है या जरासीम होते हैं तो वो हमारी मुर्गी को लग जाते हैं।
मुर्गी जो पालने वाले लड़के होते हैं उनको इतनी इजाजत नहीं होती कि चार दीवारी के बाहर जाके कोई चीज लेके आए, उनको सारा कुछ उधर ही दिया जाता है, क्योंकि कहीं पे मुर्गी वाले खुडे पे गए, कहीं कोई परंदा बीमार परंदा उनके पाँव के नीचे आ गया, वो पाँव हमारे शेड में आ गए तो वो जरासीम वहां पे आ जाते हैं, तो मुर्गी के अलावा कोई चीज वहां पे शेड में रख भी नहीं सकते। तो अलग से आप शेड यानी मुर्गियों के शेड के साथ अलग से किसी और परिंदों का शेड बना सकते हैं, या आपका आइडिया है ऐसा कोई कि जैसे तोते हैं या फैंसी बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, वो अलग से आप इसका कोई कॉन्सेप्ट है या बिल्कुल नहीं है इसका? असल में मुर्गी के अलावा किसी और चीज में मेरा तजुर्बा भी नहीं है, ना किसी परिंदे में तजुर्बा नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस चीज में मुझे तजुर्बा होगा मैं वही काम करूंगा, उसमें मैं कामयाब होऊंगा। नया काम करूंगा, जाहिर सी बात है दो तीन दफा जो है गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर जाके वो मुझे काम समझ आ जाए। फिलहाल तो मेरे पास काम बहुत है, इसीलिए कोई नया काम कर नहीं रहे। तो ये जो शुतुरमुर्ग वाला है वो आपके इलाके में नहीं है? लाहौर में तो मैंने सुना है कि शुतुरमुर्ग का कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है कि सिंध में क्या सी सूरत हाल है। क्या सिंध में वो चल सकता है, या आपने कभी सुना, कोई ऐसा है आपकी नजर में? नहीं, वैसे दोस्तों से सुना है शुतुरमुर्ग के लिए थोड़ा बहुत, मगर इधर सिंध में 1% भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुझे कहीं शुतुरमुर्ग नजर भी नहीं है। क्योंकि वो भी मुर्गी की तरह ही होता है ना, उसका सारा प्रोसेस हर चीज। लेकिन वो जाहिर है कि नई चीज है वो पाकिस्तान में, तो उसके तो नुकसान का, जिस तरह आप कह रहे हैं नई चीज सीखने में नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप नौजवानों को क्या कहेंगे कि वो बिजनेस की तरफ आए, तो किस टाइप का बिजनेस उनको ज्यादा सूटेबल होगा? कोई ऐसा उनको नसीहत, कुछ पैगाम आप देना चाहें? मैं दोस्तों को यही कहूँगा कि पहले वो बेचना सीखें, पहले मार्केट में आए, मार्केट करना सीखें, बेचना सीखें, फिर कोई कदम उठाएं। चाहे 10,000 से लेकर 10 लाख तक आप इन्वेस्ट करके कारोबार कर रहे हो तो आपका कारोबार कभी भी कामयाब नहीं होगा जितने तक आपको बेचना नहीं आएगा। अगर आप कोई फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं या कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो पहले ऐसा दोस्त दोस्त ढूंढें जो पहले वो काम कर रहा है, उससे वो चीज़ अपनी बनवाएं, अपनी मर्जी की बनवाएं, आप सेल करें, 1 महीना 2 महीना 1 साल पहले सेल करें, मार्केट के रगड़े खाएं, फिर कोई काम करें। तो अंदाज़न नया कारोबार करने वाला कोई नौजवान हो जिसने पहले कभी कुछ ना किया हो, तो उसको कितना टाइम लग जाता है सीखने में? मतलब प्रोसेस को सीखने में कितना वक़्त लग जाता है? अगर ये मुर्गी का ही कारोबार, जिस तरह आप कह रहे हैं कंट्रोल शेड की बात कर रहे हैं, कंट्रोल शेड के कारोबार में इसको समझने में, मतलब ज़ाहिर है आपको तो ज़्यादा तजुर्बा है। कारोबार में दाखिल होने के बाद समझना और फिर इस पे मतलब हैंड ओवर कर देना, मतलब अब मैं पूरा हैंडल कर सकता हूँ, कितना वक़्त लगता है? असल में जब कंट्रोल शेड हम खोलते हैं उसमें हमारा 1% भी किरदार नहीं होता। उसमें किरदार होता है सुपरवाइजर का, जो सुपरवेन करता है। वो हमें जो है ना तनख्वाह पे मिल जाता है, वो सारा कुछ सुपरवेन वही करता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको चीजें लेके हमें देनी पड़ती हैं, जैसे मेडिसिन हो गई, फीड हो गई, चूजा हो गया, या जो भी चीजें हो गई, अपना खाने पीने की चीजें हो गई, उनके लिए अपना जो है किचन वगैरह सेट करना, सारा कुछ हमारा काम ये है। मुर्गी का नया बंदा काम करने के लिए उसको किसी भी अपना चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका सुपरवाइजर अच्छा होना चाहिए। सीखने के लिए तो सुबह आए शाम को उसको सिखा देंगे, कोई मसला नहीं, शाम तक वो कहेगा ठीक है मैं सारा कुछ सीख गया। तो अगर कोई खुद सुपरविज़न करना चाहे, खुद अब वहाँ पे अपना कारोबार में खुद सुपरविज़न करे, ये भी तो मुमकिन है ना? क्योंकि सुपरवाइज़र पे इतना डिपेंड करना, आपको तो खुशकिस्मती है कि अच्छे लोग मिल गए, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले, तो कारोबार को तो डुबो भी सकते हैं ना? तो तब असल वो में क्या करे? सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि उसको फीड टाइम पे देना, उसको मेडिसिन टाइम पे देना, और किसकी ड्यूटी कब लगानी है, किसकी ड्यूटी कब लगानी है, लाइट कोई इश्यू आ गया तो उसको बनवाना, वो आप खुद कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरवाइजर जो होता है एक डॉक्टर होता है, ऐसे समझिए एक डॉक्टर होता है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी अपनी मुर्गी में लगाई होती है, उसको तजर्बा होता है कि आज मुर्गी मेरी में जो है क्या मसला है, आज बुखार हो गया है मेरी मुर्गी को जुकाम हो गया है, तो ये काम आप कभी नहीं कर सकते।
अगर आप ये सुपरवाइजर का काम सुपरवैन का करना चाहें तो आप सुपरवैन का ही करें, फिर आप शेड वाले मालिक नहीं बन सकते। ये मुश्किल काम है, दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ये मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत वक़्त देना पड़ता है। तो अच्छे सुपरवाइज़र के लिए फिर क्या इश्तिहार देते हैं या उसको कैसे आप ढूँढते हैं? कैसे आपको मिलेगा एक अच्छा सुपरवाइज़र? अब मैं अगर करना चाहूँ कारोबार या कोई और करना चाहे, तो अच्छा सुपरवाइज़र की क्या निशानी होगी कि हमें पता चले कि ये एक अच्छा सुपरवाइज़र है? असल में आप कहीं भी दुकानदार या कहीं भी काम करना जाएँ चले जाएँगे, कहीं पे नौकरी करना जाएँगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई अगले हफ्ते आप आ जाना। वो अगले हफ्ते क्यों बोलता है? क्योंकि आपका पूछता है जहाँ पे आप काम करके आए हो वहाँ से पूछता है कि भाई ये बंदा कैसा है? दूसरे बंदे से पूछेगा, पहले देख आपसे पूछेगा कि भाई आप कहाँ-कहाँ पे आपने काम किया? आप बताओगे कि अब्बास के पास काम किया है, फलाने बंदे के पास, रियान अल्लाह वाले के पास, शायद जोया के पास। इसलिए वो दुकानदार पूछता है कि उसको कॉल करके वो पूछेगा कि भाई आपके पास ये फलाना बंदा काम करके गया है, ये कैसा बंदा है? तो सुपरवाइजर के लिए भी ऐसा होता है क्योंकि मुर्गी वाले तो हम सारे एक दूसरे को जानते हैं, सारों के नंबर हैं, मेरे शेड हैं, किसी भाई के शेड हैं, उसके शेड हैं, ऐसे हजारों बंदों को जानते हैं। तो उससे पूछेंगे भाई किस शेड पे आपने काम किया है? वो कहेगा कि अब्बास भाई के पास। वो बंदा मेरे साथ फोन करेगा कि भाई ये कैसा बंदा है, आपके पास आया था 2 महीने, 4 महीने, 1 साल। फिर ऐसे ही पता चल जाता है कि ये कैसे बंदा। तो ये वैसे है एहतियात से करने वाला काम, जिस तरह मैं ये समझी हूँ कि ये कंट्रोल शेड वाला काम जो है मुनाफा बहुत ज़रूर है, लेकिन इसको एहतियात से करना चाहिए क्योंकि नुकसान का खतरा इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसकी खुराक आम मिल जाती है या आप स्पेशली इसकी अलग से स्पेशल कोई खुराक है? नहीं नहीं, इसकी जो फीड होती है आम ही फीड होती है। इसकी बहुत सी कंपनियां हैं, पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इसका कोई ऐसा इशू नहीं होता, आप कहीं से भी फीड मंगवा सकते हो, कोई अच्छी फीड हो। जैसे कराची की सिंध फीड बड़ी मशहूर है, पंजाब की एशिया फीड बड़ी मशहूर है, लाहौर फीड बड़ी मशहूर है। तो बड़ी बड़ी फीडें पड़ी हैं, आप कोई भी फीड लेके अपना जो है कारोबार शुरू कर सकते हो। आपके साथ बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफ़ा हुआ, बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके। तो अगर आप कोई बात कहना चाहें तो हमारा टाइम तो वैसे ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। जी। मैं दोस्तों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, अगर आप बर्तन का शौक है आपका तो उसकी भी वीडियो बनाना शुरू करें। अगर आप छोटा-मोटा कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो उसकी, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री की वीडियो बनाना शुरू करें। क्योंकि वहाँ पे आप हेल्परी का काम कर रहे हैं या मज़दूरी का काम कर रहे हैं। कल आप वीडियो के थ्रू एक तो आपको दुनिया पहचानेगी, दूसरा आपको लोग कहेंगे कि ये काम हमें भी करना है। फिर आपको वो जो है ना मज़दूरी वग़ैरह, हेल्परी वग़ैरह छोड़नी पड़ेगी, वो फैक्ट्रियाँ लगा के आपको लोगों को देनी पड़ेंगी। आप एक बड़े कारोबारी बंदे बन जाओगे और पूरी दुनिया आपको पहचानेगी। मैं पैगाम यही आखिर में देना चाहूँगा, जो भी काम कर रहे हो उसकी वीडियो बना के फ़ेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, अपने आप को कामयाब करो और पूरी दुनिया में छा जाओ। बहुत अच्छा पैगाम है और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत पॉज़िटिव बात भी है कि आप दूसरे के लिए अच्छा सोचें, दूसरे के लिए भला करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ते खोलता है और आपके लिए आसानियाँ भी करते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम में इतनी अच्छी मालूमात आपने दी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।